हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसका टॉपिक देखेंगे, एन अर्ली एम्पायर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो मगध महाजनपद था उसकी जो कामयाबी थी उसके पीछे के कारण समझे। तो जो मगध महाजनपद था, वो जो एरिया था मतलब, तो उस एरिया का मतलब जो बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस आ गया ना, मतलब बिल्कुल पीक पे चल रहा था वो एरिया। तो उस पीक पे उसने एक एम्पायर बना लिया, मौर्यन एम्पायर। यानी कि मगध के जो राजा वगैरह थे वो सिर्फ मगध पे नहीं, आसपास के राज्यों पे भी राज करने लग गए और उन्होंने मौर्यन एम्पायर बना दिया। ठीक है, मौर्यन एम्पायर किसने फाउंड किया था? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ गया चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य से पड़ गया मौर्यन एम्पायर। ठीक है, कब फाउंड किया था इसने? 321 BCE में फाउंड कर लिया था इसने मौर्यन एम्पायर को। और कहाँ तक पहुँचा दिया था मौर्यन एम्पायर को? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहुँचाया था अफ़गानिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान तक। अफ़गानिस्तान प्लस में पाकिस्तान का जो पार्ट है बलूचिस्तान, जो अफ़गानिस्तान की साइड पड़ता है, वहाँ तक पहुँचा दिया था। वहाँ से लेके जो बीच का सारा एरिया वो और बिहार तक, यानी कि जिसमें बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का थोड़ा बहुत पार्ट मान लो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे देश आ गए, सारी स्टेट्स ऑफ देश आ गए। उस एरिया को कहा जाता था, उस एम्पायर को कहा जाता था मौर्यन एम्पायर। फिर भाई कुछ सालों तक तो यही चला। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो ग्रैंड सन था, जिसका नाम था अशोका, तो अशोका ने इस एरिया को और बढ़ाया और कहाँ तक पहुँचा दिया? अब तक तो ये बिहार, यूपी, झारखंड वगैरह इस एरिया पे था, झारखंड भी मान लो। तो अब ये कहाँ तक पहुँच गया? अब ये उड़ीसा में भी पहुँच गया, थोड़ा सा नीचे की साइड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस एरिया में भी पहुँच गया। ठीक है, तो अशोका ने थोड़ा बहुत साउथ की साइड थोड़ा बहुत और कनकर कर लिया एरिया। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि हिस्टोरियंस को पता कैसे चला कि भाई मौर्यन एम्पायर था, फिर उस एम्पायर में ये सब चीज़ें थी। हिस्टोरियंस को पता चलता है सोर्सेस से, और सोर्सेस क्या क्या थे ये बताया गया है। सोर्सेस थे जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, किसी बड़े राजा की, मौर्यन एम्पायर वगैरह के राजा की स्कल्पचर मिल गई। ठीक है, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति वगैरह, तो उनसे पता चल जाता है थोड़ा बहुत। या फिर उस टाइम के फिर कंटेम्पोरेरी वर्क्स, उस टाइम पीरियड के जो वो थे वर्क्स, यानी कि हिस्ट्री के जो राइटर्स थे उस टाइम पे भी होते थे, तो वो लिखते रहते थे कि भाई आज ये हुआ, राजा ने ये करा, वो करा। तो उस टाइम के जो कंटेम्पोरेरी वर्क्स थे उनसे पता चला। मेन एक वर्क का नाम बताया गया है मेगास्थनीज के वर्क का। मेगास्थनीज एक बंदा था, ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक राजदूत। टाइम पे एक बड़ा ग्रीक एम्पायर हुआ करता था, तो ग्रीक वालों ने एक राजदूत भेज रखा था, कहाँ पे? मौर्यन एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ताकि भाई पीस वगैरह बने रहे दोनों राज्यों के बीच में। तो जो मेगास्थनीज था, ग्रीक राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे, तो उसने बहुत सारी बातें लिखी थी उस टाइम पीरियड पे कि भाई मगध एम्पायर में ये होता है, मौर्यन एम्पायर में ये सब होता है। तो वो सब बातों से भी पता चलता है। लेकिन जो मेगास्थनीज ने ये वर्क किए थे, हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत लिखा था, ये सिर्फ फ्रैगमेंट्स में मिला है हमें, क्योंकि भाई उस बात को लगभग 2000 साल हो गए, 2300 साल हो गए। 300 BC के आसपास फाउंड किया था, लगभग 2300 साल हो गए। तो 2300 साल में कोई बुक पूरी की पूरी तो बचेगी नहीं, थोड़े बहुत पार्ट्स बचे हैं उसके। ठीक है, फिर एक और सोर्स क्या है? एक और सोर्स है अर्थशास्त्र। ये एक बहुत ही फेमस बुक है और ये लिखी गई थी, इसके कुछ पार्ट्स लिखे गए थे। ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखी थी, लेकिन इसके कुछ पार्ट जो मेजर थे वो लिखे थे कौटिल्य ने, या फिर जिसे आप चाणक्य भी कहते हो। इसमें चाणक्य ने अपनी बहुत सारी नीतियाँ लिखी थी कि भाई राजा ऐसे बना जाता है, आसपास के लोगों से कैसे रिलेशंस रखने चाहिए। बहुत ही मतलब चतुराई वाली बातें लिखी गई थी अर्थशास्त्र में। तो उसमें एग्जाम्पल भी दिए थे कि कैसे उसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे छोटे बच्चे को बड़ा सा एम्पायर का राजा बना दिया, चाणक्य ने। तो इन सब से हमें पता चला है वो सब था अर्थशास्त्र में। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक दो सोर्सेज और मिले हैं, वो क्या थे? जैसे कि जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन और बुद्धिस्ट धर्म उस टाइम पीरियड पे नए नए इमर्ज हुए थे, इस वजह से ये बहुत सारी टेक्स्ट वगैरह लिखा करते थे नए नए। तो उनसे भी हमें पता चला है
मौर्यन एम्पायर के बारे में, ठीक है। और किससे पता चला है, और जैसे कि संस्कृत के जो टेस्ट हो गए हिंदू वगैरह के, पुराण्स हो गए हमारे, वो भी इसी टाइम पीरियड के आसपास लिखे गए थे पुराण वगैरह, तो उनसे भी हमें इसके बारे में पता चला है। और एक और सोर्स हो गया, आखिरी सोर्स, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, और ये सबसे मेन सोर्स है, मेन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा गया है अशोका के द्वारा, ठीक है। अशोका क्या करता था कि भाई कोई भी रॉक वगैरह ढूंढा, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस ढूंढा, और उस पर इंस्क्राइब करके लिख दिया कि मैं अशोका द ग्रेट, मैं इसी एरिया पर राज कर रहा हूँ, मेरे अंडर ये लोग हैं वगैरह वगैरह, और अपने बारे में लिख देते सब कुछ, मैंने इधर से इधर तक राज करा, मैंने इतनी मेहनत करके हासिल करा, मतलब सब कुछ लिख देते थे। तो इसलिए अशोकन इंस्क्रिप्शंस को मेन माना जाता है जब हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस की टाइमिंग बताई गई 272 से लेके 223 करंट एरा, तो इस टाइम पीरियड के बीच में अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे अलग अलग जगह पे। फिर बताया गया अशोका वो पहला रूलर था, फर्स्ट रूलर, जिसने इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया या फिर इंस्क्राइब किए अपने मैसेज। उन्होंने कोई भी इससे पहले ऐसा राजा नहीं था जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे कुछ लिखवाता था, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर वो बताया गया है अपने इंस्क्रिप्शंस में एक मेन चीज़ लिखवाता था, वो थी धम्मा। धम्मा को आप धर्म भी कह सकते हो, धर्मा, तो धर्म के बारे में लिखता था वो। अब ऐसा नहीं कि मतलब हिंदू धर्म के बारे में लिख रहा है, बौद्ध धर्म के बारे में लिख रहा है, उसके लिए धर्म का मतलब था राइटियसनेस, राइटियसनेस, कि भाई क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, वो लिखवाता था। धर्म का मतलब हमेशा हिंदू मुस्लिम या फिर ये क्रिश्चियन वगैरह ये सब नहीं होता, धर्म का मतलब होता है राइटियसनेस, क्या चीज़ सही है। तो वो क्या चीज़ सही है लिखवाता था कि भाई उसमें बहुत सारे रूल्स होते थे कि भाई जो हर किसी को मानने रहते थे, और वो धर्म कहलाते थे। वो रूल्स क्या थे कि भाई अपने से बड़े जो एल्डर्स होते हैं उनकी तरफ रिस्पेक्ट दो, भाई अपने से बड़े को इज्जत करो, ठीक है। दूसरा क्या होता था, जो ब्राह्मण होते हैं और वो लोग जो कि सन्यासी वगैरह होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड की लाइफ को त्याग दिया होता है, ये मोह माया त्याग दी होती है, उनकी तरफ भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए या फिर उनके आगे जनरस रहना चाहिए, ठीक है, दयालु रहना चाहिए, उनके आगे कुछ मांगे तो उन्हें दे देना चाहिए। और जो स्लेव्स होते हैं और सर्वेंट्स होते हैं, अब उस ज़माने में भाई स्लेव्स और सर्वेंट्स को कुछ समझा नहीं जाता था, इल मैनर में ट्रीट किया जाता था बहुत ही बुरे तरीके से। तो इस वजह से अशोक का बोला कि भाई ये सब गलत है, इन सबको काइंडली ट्रीट करो, मतलब जैसे तुम अपने भाई बहनों को ट्रीट करते हो वैसे ही इन्हें ट्रीट करो, ठीक है। तो एक ये था धर्म में, और एक ये था कि भाई अपने धर्म को तो मानो ही, मतलब तुम हिंदू हो तो हिंदू को तो मानो ही, साथ में अगर बौद्ध धर्म है उधर, तो ऐसा नहीं कि हिंदू सबसे अच्छे हैं बौद्ध खराब है, बौद्ध वालों को मरवा दो, बौद्ध ऐसे सोच रहे हैं कि हिंदू को मरवा दो, तो ऐसा नहीं है। सब दूसरे धर्म को इज्जत दो, अपने को तो दो ही लेकिन दूसरे वालों को भी दो। तो ये भी उसके धर्म का एक पार्ट था, रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, खुद के रिलीजन की तो रिस्पेक्ट करनी है तो करो, लेकिन दूसरों की ज़रूर करो जिससे कि शांति बनी रहे, ठीक है। तो ये अशोका ने आज से 2300 साल पहले लिखवा दिए थे ये सारे धर्म के रूल, जिसमें कि दूसरों की रिलीजन को रिस्पेक्ट करना भी लिखवाया गया था। आजकल के लोग समझते नहीं है, उसने 2300 साल पहले लिखवा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है जो अशोका है वो अपने इस एम्पायर को कैसे एडमिनिस्टर करता था। अशोका या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ये सब अपने एम्पायर को कैसे एडमिनिस्टर करते थे। तो उनके एम्पायर को मेनली उस टाइम पीरियड में 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में बांट दिया गया था उनके द्वारा। 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में मौर्यन एम्पायर को बांट दिया गया था। 5 पॉलिटिकल सेंटर्स क्या थे, मतलब 5 जगह जहाँ पे मेन काम होगा। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं ईजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे पूरे एम्पायर में 5 स्टेट्स मान लो, ठीक है। तो पहली जगह थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे है, बिहार में है, पटना जिसे आज कहते हैं, उस टाइम पीरियड पे पाटलिपुत्र थी। और ये कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मगध जनपदा की कैपिटल थी, तो मौर्यन एम्पायर की भी होगी क्योंकि मगध जनपदा से ही मौर्यन एम्पायर बना है, ठीक है। सेकंड थी जो जगह वो थी टक्सिला। टक्सिला के बारे में आपने सुना भी होगा। टक्सिला है पंजाब में, पंजाब इंडिया वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है। 2 पंजाब हैं, जैसे पार्टीशन के टाइम पे पूरा पंजाब था तो बीच में से बॉर्डर खींच दी थी, एक इंडिया में रह गया एक पाकिस्तान में रह गया, ठीक है। तो ऐसा हो गया था पंजाब का। फिर उसके बाद बताया गया तीसरी जगह है उज्जैनी। उज्जैनी भी सुनी होगी आपने, ये है मध्य प्रदेश में।
प्रेजेंट डे इंडिया में। फिर फोर्थ है तोसाली, तोसाली उड़ीसा में है। और पांचवी है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, ठीक है, ये है कर्नाटका में। तो ये जो 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, फिर इन्हें 5 राज्य मान लो, 5 स्टेट्स मान लो, इन सब में अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। और ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं इन सब में सेम मैसेज है, सेम मैसेज है। क्या मैसेज है कि भाई मैं अशोका हूँ, मैं इतने बड़े एरिया पे राज करता हूँ वगैरह वगैरह, मेरे एरिया में सबको धर्म फॉलो करना चाहिए। धर्म क्या है कि भाई बड़ों को इज्जत दो, ब्राह्मण वगैरह की तरफ जेनरस रहो, और सर्वेंट्स और स्लेव्स को काइंडली ट्रीट करो, और दूसरों के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करो। तो ये सारे धर्म वगैरह के बारे में बोल देता था, और एक दो बातें और बोल देता था। तो सब में सेम बात लिखी गई है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में, अलग अलग जगह पे भी। तो अब हर जगह सेम मैसेज मिला, तो इससे हम क्या ये समझ सकते हैं कि भाई सेम एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कि भाई हर जगह सेम आर्मी होगी, सेम टाइप के लोग हों, मतलब सेम टाइप की आर्मी होगी, सेम टाइप की ब्यूरोक्रेसी होगी। क्या हम ये समझ सकते हैं? तो भाई ये समझना एक बेवकूफ़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो रीजन्स हैं एम्पायर में, जैसे कि अफ़गानिस्तान भी इस एम्पायर के अंडर में था, और बिहार भी इस एम्पायर के अंडर में था, और ओडिशा भी इस एम्पायर के अंडर में था। तो भाई ओडिशा है कोस्टल एरिया, जहाँ पे सुनामी आती रहती है आए दिन। तो और अफ़गानिस्तान है हिली एरिया, जहाँ पे भाई प्लेन एरिया बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा। तो अब सेम आर्मी दोनों में कैसे चल जाएगी? यहाँ वाली आर्मी अलग होगी, क्योंकि उसने हिल्स की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। यहाँ वाली आर्मी अलग होगी, बिहार में भी बाढ़ वगैरह आती है, तो यहाँ की आर्मी अलग होगी, जिसमें मतलब बाढ़ वगैरह में, सुनामी वगैरह में लोगों की सेफ्टी वगैरह करनी आती हो, ठीक है। तो इस वजह से सेम एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं होता था, क्योंकि बहुत ही वास्ट एरिया था, और वो एरिया बहुत ही डाइवर्स था, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है ऐसा हो सकता है कि भाई इन्होंने जो कैपिटल बना रखी थी अपनी 5 जगह पे, कि भाई ये पाटलिपुत्र है, ये तक्षशिला हो गई, ये उज्जैनी हो गई, ये ओडिशा हो गई, तोसाली, और ये स्वर्णगिरी हो गई। तो ये स्वर्णगिरी, ये पाटलिपुत्र, ये उज्जैनी, ये तक्षशिला, और ये तोसाली। तो मान लो भाई ये 5 स्टेट्स हैं, तो उसका एम्पायर इतना बड़ा हो गया। तो एनसीईआरटी में कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा एरिया ये पूरे को उसका राज हो। राज तो हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो कैपिटल एरिया है ये, इसके आसपास के एरिया में उसका राज बहुत ज़्यादा हो। मतलब आसपास के एरिया में सब जानते राज्य हैं भाई, यहाँ पे जंगल वगैरह हैं, यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, उन्हें क्या पता भाई राज्य है क्या है। तो ये जो कैपिटल थी उसके पास का जो एरिया था, वहाँ पे राज्य का कंट्रोल ज़्यादा था, उसके बाहर राज्य का कंट्रोल घट गया था। तो ऐसा समझ सकते हो आप, बाहर राज्य का कंट्रोल थोड़ा कम था, जो कैपिटल एरिया है उसके पास में राज्य का कंट्रोल ज़्यादा था, ठीक है। फिर उसके बाद बताए गए ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, प्रोविंशियल सेंटर है, स्टेट्स वगैरह कह लो भाई। तक्षशिला थी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, और उज्जैनी, और स्वर्णगिरी। इन्हें क्या सोच के मतलब सेंटर बनाया गया था? तो भाई जो वो थी पाटलिपुत्र थी, वो तो भाई इनकी शुरुआत से ही कैपिटल थी, तो वो तो बननी थी प्रोविंशियल सेंटर, उसे तो कैसे ही रोक सकते हैं। बाकी जो बच गई, जैसे कि तक्षशिला, तक्षशिला थी पंजाब में, और उज्जैनी थी एमपी में। तो इन दोनों को क्या रोल था भाई? इन दोनों को क्यों सिलेक्ट किया, बाकी जगह क्यों नहीं किया? इनको इसलिए किया क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के बीच में आती थी, ट्रेड रूट के बीच में आती थी। कि भाई जैसे कोई ट्रेड रूट है कि भाई ये मान लो यूरोप है, और यहाँ से इंडिया आ रहे हैं, यूरोप से इंडिया से उस टाइम पर कोई आता तो नहीं था डायरेक्टली बाई लैंड, पर मान लो आ रहे हैं, तो वही आ रहे हैं इधर। तो इंडिया में जिस जगह पर आते थे वहाँ से बहुत सारा सामान खरीद के ले जाएंगे, ट्रेड हो जाएगा। तो मान लो कि वो तक्षशिला में आते थे, फिर तक्षशिला से होके उज्जैनी में भी जाते थे, और फिर उज्जैनी से खरीद के वापस जाते थे। तो ऐसा था। तो अब जो अशोक का था वो देखा भाई कि उज्जैनी में भी बहुत पैसा है, तक्षशिला में भी बहुत पैसा है, क्योंकि यहीं से ये सब कुछ खरीद के ले जा रहे हैं। तो क्यों ना हो भाई, हम उज्जैनी को कंट्रोल में ले, तक्षशिला को कंट्रोल में ले ले, और फिर जैसे ही यूरोप वाले ट्रेड करने आएंगे इनसे पैसे मांग लेंगे टैक्स के नाम के, और ये खरीद के ले जाएंगे तो और पैसा आ जाएगा।
तो पैसे ही पैसे हो गए, ये मतलब इस टाइप के खुश हो गए। तो इन्होंने उज्जैनी और तक्षशिला को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पाते थे, इसलिए इन्हें अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद आती स्वर्णगिरी। अब भाई ये स्वर्णगिरी को क्यों लिया, तो इसकी स्पेलिंग देखो ढंग से, स्वर्णगिरी। तो गिरी का मतलब होता है हिंदी में माउंटेन, स्वर्ण का मतलब होता है हिंदी में सोना, यानी कि गोल्ड, यानी कि गोल्ड का माउंटेन। तो ये जो जगह थी यहाँ पे सोने की खुदाई होती थी, माइनिंग। कहाँ पे है, कर्नाटका में। कर्नाटका में KGF भी है, कोलार गोल्ड माइंस, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे बहुत ही एक्टिवली सोना प्रोड्यूस करती थी। आजकल तो बंद हो गई क्योंकि सोना इतना बनता नहीं उधर। तो अब यहाँ से सोना मिल रहा था उन्हें, माइनिंग वगैरह करके गोल्ड मिल रहा था, इस वजह से इन्होंने स्वर्णगिरी को अपना प्रोविंशियल सेंटर बना दिया। ठीक है, तो बिल्कुल ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करते थे हर चीज़। फिर अभी एक चीज़ देखो, ये जो तक्षशिला है ये है हमारे पाकिस्तान वाले पंजाब में, यानी कि इंडिया के बिल्कुल कॉर्नर पे मान लो। और ये जो पाटलिपुत्र है ये है हमारे पटना में, यानी कि जो बिहार है। तो लगभग इनका बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाता होगा, 1000-2000 किलोमीटर का, तो ठीक है आराम से। तो इस वजह से जो वो है कि मतलब उस टाइम पीरियड पे ऐसे तो नहीं हवाई जहाज से 2 मिनट में पहुंच गए, वो जाते होंगे अपने घुड़सवारी वगैरह से अपना पूरा किला वगैरह लेके। ऐसा तो है नहीं कि अकेला राजा चल देगा, कि अब तो रास्ते में दुश्मन सेना पकड़ ले और मार दे। तो इस वजह से वो अपनी पूरी सेना लेके चलता और खाने पीने का सारा सामान लेके चलता, बहुत सारे लोगों को चलता सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो उसमें बताया गया कि या तो महीने लग जाते होंगे, अब महीने नहीं लगते तो कम से कम हफ्ते तो लग ही जाते होंगे, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है। पैदल जो घोड़े वगैरह से जाएंगे तो कम से कम हफ्ते तो लगते थे ट्रैवल करने में। अब भाई हफ्ते तुम ट्रैवल करोगे, एक दो हफ्ते तुम ट्रैवल करोगे, तुम्हें क्या चाहिए रहेगा, तुम्हें चाहिए रहेगा फूड, और तुम्हें चाहिए रहेगी सिक्योरिटी के लिए सोल्जर्स। तो ये सब चाहिए रहती थी। और ये सब का काम कौन करता था, ये सब का काम करता था आर्मी, करती थी आर्मी। तो आर्मी तुम्हारे लिए फूड इकट्ठा करती थी और वो लेके आती थी, अपने साथ में चलती थी फूड लेके अपनी कैपिटल से। और जो सोल्जर्स होते थे वो आर्मी में ही आ जाते थे। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला मेगास्थनीज जो मैंने बताया था, ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो मेगास्थनीज ने अपने एक बुक में लिखा था इन सब के बारे में कि भाई उस टाइम पीरियड पे एक कमेटी होती थी, वो इन्हीं सब कामों के लिए बनती थी, आर्मी वगैरह के पर्पस के लिए। उसके अंदर 6 सब कमिटीज़ थी। जैसे ऐसे मान लो कि जो हमारी इंडिया की डिफेंस फोर्सेस है वो पूरी एक कमेटी है, उसके अंदर 3 सब कमिटीज़ हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो वैसे ही उस टाइम पीरियड पे जो डिफेंस होती थी उसमें 6 सब कमिटीज़ थी। पहली थी नेवी, दूसरी थी भाई आर्मी, यानी कि जिसे तुम फुट सोल्जर्स कह सकते हो, फुट सोल्जर्स। तीसरी थी किसके लिए, वो थी प्रोविज़न एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। प्रोविज़न यानी कि फूड वगैरह करना, ट्रांसपोर्ट यानी कि ये जब ट्रैवल करते थे। तो ये वाली जो आर्मी थी ये मेनली यही काम करती थी कि फूड वगैरह ले आए ट्रैवल करने के लिए और ट्रैवल में सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर कर दी। चौथी किस काम के लिए होती थी, चौथी होती थी हॉर्सेस वाली, भाई घोड़े वगैरह इकट्ठे करने हैं आर्मी के लिए, तो वो हो गई हॉर्सेस की आर्मी हो गई चौथी, घुड़सवार आर्मी। पांचवी क्या हो गई, चैरियट आर्मी। चैरियट यानी कि रथों वाली आर्मी, घोड़ा एक रथ ले जा रहा है, उसमें एक आदमी खड़ा होकर तीर उस चल मार रहा है, तो वो हो गई रथ वाली आर्मी। छठी कौन सी हो गई, वो हो गई एलिफेंट आर्मी, की बड़ा सा हाथी उसके ऊपर एक बैठा है, राजा वगैरह है, फिर जो भी कह सकते हो सिपाही वगैरह, तो वो मार रहा है ऊपर बैठा बैठा, तो एक होगी एलिफेंट आर्मी। तो ऐसे 6 टाइप की आर्मी बना रखी थी। तो जो तीसरी आर्मी थी जो कि प्रोविज़न और ट्रांसपोर्ट का काम करती थी ये सब का, ठीक है। तो ये क्या क्या काम करती थी, ये करती थी कि भाई सबसे पहले तो बुलक कार्ट्स अरेंज करती थी, बुलक कार्ट्स। अब इतने सारे लोग जाएंगे राजा के साथ, तो ऐसे तो नहीं पैदल पैदल चलेंगे, राजा ही बस गाड़ी में बैठ के जाएगा, भाई उन सबको भी बैठना पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी तो वो भी सोएंगे। तो इस वजह से जो बुलक कार्ट्स वगैरह होती थी, बैलगाड़ी वगैरह, तो उन सब के लिए अरेंजमेंट कराती थी वो। और एक क्या करती थी, फूड लेके आती थी, फूड लेके चलती थी मतलब अपने साथ।
किसके लिए? सोल्जर्स के लिए, और जो साथ में कोई किंग वगैरह जाएगा वो, या फिर मिनिस्टर वगैरह जो जाएगा वो, उनके लिए। फिर फोडर, अब भाई तुम जानवरों से दिन रात बुलक कार्ड्स खिंचवा रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं वो भूखे प्यासे चल देंगे, उनके लिए भी खाना चाहिए रहेगा, तो उनका खाना खाते हैं फोडर, और वो भी रेंज कराना पड़ता था। फिर एक और क्या होता था, सर्वेंट्स और आर्टिसंस, ये सब भी चाहिए रहते थे सोल्जर्स की तरफ देखने के लिए, यानी कि सोल्जर बहुत थक गया भाई, तो कोई पैर दबाने के लिए चाहिए होगा सर्वेंट वगैरह, या फिर आर्टिसन, भाई बहुत ही ज़्यादा बोर हो रखे सोल्जर्स, तो उनके लिए मजाक वगैरह करने के लिए कोई बंदा चाहिए रहेगा, तो किसी चुटकुला सुनाने वाले को पकड़ लाए। या फिर आर्टिसंस में आ गए जो कलाकार लोग होते हैं, वो सब आ गए, जिससे कि एंटरटेनमेंट हो सके, तो ये सब का मैनेजमेंट करना होता था उन्हें, ठीक है। फिर इसमें बताया गया जो अशोक का था, वो सोचा कि मैं अपना जो पूरा एम्पायर है इसको जोड़ के रखूँगा, यूनाइट करके रखूँगा। लेकिन यूनाइट कैसे करेगा, उसको बोला कि मैं धम्मा जो है मेरा कंसेप्ट, मेरा जो कंसेप्ट है धम्मा यानी कि धर्म, इसको स्प्रेड करूँगा और सब लोगों में फैला दूंगा, तो सब लोग शांति से रहेंगे और मेरा एम्पायर यूनाइटेड रहेगा। ऐसे उसने सोचा कि अगर धर्म अप्लाई हो गया तो भाई ये धम्मा जो अप्लाई हो गया तो भाई सारे लोग आपस में खुशी से रहेंगे, सब लोगों का वेलबींग इंश्योर हो जाएगा। और ये सब देखने के लिए उसने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स बनाए कि भाई जो धम्मा इसका धर्म है उसको स्प्रेड करने के लिए उसने कुछ ऑफिसर्स लगा दिए कि भाई इन ऑफिसर्स का काम होगा लोगों में बैठ के उन्हें ज्ञान देना और कुछ नहीं। तो उन ऑफिसर्स का नाम तो धम्मा महामट्टा उनका नाम होता था ऑफिसर्स का। इनका काम होता था भाई लोगों में बैठ के ज्ञान की बातें देना कि भाई बड़ों की इज्जत दो, दूसरे के धर्म को गाली मत दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे अशोक का अपने एम्पायर को यूनाइट करना चाहता था। फिर उसके बाद में एक सब हेडिंग दी गई है कि हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, कि भाई जो मौर्यन एम्पायर था कितना इम्पोर्टेंट था। तो उसमें एनसीईआरटी में दिया गया कि जो मौर्यन एम्पायर था वो लगभग 150 साल तक चला था, और उसमें बोला गया है कि जो 150 साल का जो टाइम पीरियड है ये कोई लॉन्ग टाइम पीरियड तो है नहीं अगर देखा जाए हिस्ट्री में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में जो मुगल्स हैं वो भी भाई 400-500 साल राज करके चले गए, ब्रिटिशर्स 150 से ज़्यादा करके चले गए, और जो बाकी लोग हैं वो भी 150 से बहुत ज़्यादा, जैसे कि कौन सा गुप्ता एम्पायर, वो भी 150 से ज़्यादा साल तक रूल करके चला गया, और बहुत छोटे मोटे एम्पायर थे वो भी 150 से ज़्यादा रूल करके चले गए। तो मौर्यन एम्पायर ऐसे तो कोई तो है नहीं कि इससे बड़ा कोई एम्पायर नहीं बना इंडिया में। फिर उसके बाद बताया गया है कि अब ये एम्पायर 150 साल चला, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरे सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया हो, जैसे कि इस एम्पायर ने पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था इंडिया का उसे भी कवर नहीं किया, क्योंकि भाई इसने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इधर का जो नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट थी पहाड़ी वाला एरिया भी नहीं किया, जम्मू कश्मीर ये नहीं किया, हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं किया, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, मैप लेके बैठ जाना अगर तुम्हें याद नहीं है तो, और उड़ीसा, ये जो मेन और मध्य प्रदेश, तो ये जो मेन जो जगह थी इन सब को कवर किया, और पंजाब और अफगानिस्तान को, लेकिन पूरे को नहीं किया भाई, साउथ तो पूरा छोड़ ही दिया इन्होंने। इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर बोले कि अगर इस एरिया पे कंट्रोल भी इनका यूनिफॉर्म नहीं था, कि भाई इस एरिया पे सब लोग राज्य को जानते, ऐसा नहीं था कि भाई बस जो कैपिटल एरिया था उसके पास के लोग जो थे वो जानते थे, थोड़ा सा दूर जाते थे कैपिटल से तो ट्राइबल लोग वगैरह या फिर जो बाकी लोग हो गए तो वो कोई राज्य को जानते नहीं था, बस कैपिटल के एरिया में राज्य का राज चलता था। तो ऐसी 5-6 प्रोविंशियल स्टेट्स हो गए, उनमें भी ऐसा था। तो ऐसी 5-6 जगह थी प्रोविंशियल स्टेट्स, उनमें बस पास में उसकी चलता था, पास में उसका नाम चलता था, दूर उसको कोई नहीं जानता था। तो ऐसा था, इस वजह से हम इस एम्पायर को कुछ ज़्यादा ही महान नहीं कह सकते। महान था क्योंकि भाई इतने बड़े एरिया पर राज करा, पर ऐसा नहीं कि एकलौता था, बहुत सारे थे, ऐसा बोला गया है। फिर उसमें बताया गया जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हमें, अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हमें, उन इंस्क्रिप्शंस में जो बातें बोली गई है अशोका के बारे में, और जो बाकी रूलर्स थे उसके बाद में जो आए उन्होंने भी अपने बारे में बातें बुलवाई गई हैं बहुत सारी। तो जो अशोका की बातें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हैं,
मतलब अशोक का जो महान ये कर दिया वो कर दिया। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अशोक का जो बाकी बाद के रूलर्स थे उनसे ज़्यादा पावरफुल था। और फिर उसके बाद बताया गया है वो पावरफुल तो था ही लेकिन हम्बल भी था। हम्बल उसे कह सकते हो जिस बंदे के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो घमंड नहीं करता। जो बाद के रूलर्स थे वो घमंड करने लग गए थे कि मेरे आगे तो कुछ है ही नहीं वगैरह वगैरह। उनके इंस्क्रिप्शंस में भी ऐसा लिखा होता था, लेकिन अशोका के इंस्क्रिप्शंस में ये सब लिखा हुआ नहीं होता था। वो वही सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करने में मानता था और हम्बल नेचर था उसका, और पावरफुल तो था वो लेकिन फिर भी हम्बल था वो, ठीक है। तो इसी वजह से जो मेनली जो 20th सेंचुरी में जो इंडिया वालों ने इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट की, यानी कि 1900 से लेकर 1947 तक जितनी भी फ़ाइट करी इंडिपेंडेंस के लिए, उनमें उन्होंने अशोका को अपना नेशनलिस्ट लीडर माना, यानी कि इंस्पिरेशन ली अशोका से कि हमारे पुराने टाइम पीरियड पर अशोका द ग्रेट लीडर होता था। तो इस वजह से उन्होंने इससे एम्पायर इंस्पिरेशन ली, ठीक है, कि वो पावरफुल भी था और हम्बल भी था। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जान लिया कि भाई मौर्यन एम्पायर क्या था, कब स्टार्ट हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, किसने स्टार्ट किया, फिर अशोका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के सोर्सेज क्या थे। फिर हमने जान लिया कि आर्मी की कितनी टुकड़ियाँ थी, उन आर्मियों में कैसे मैनेज होता था। फिर उसके जो अशोका का जो एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, उसके कितने सारे प्रोविंसेस थे, कैपिटल क्या थी, फिर उन प्रोविंसेस के बीच में ट्रैवल के लिए आर्मी कैसे मैनेज करती थी, और फिर कैसे उन प्रोविंसेस के पास के एरिया में बस रूल होता था, दूर वालों में इतना नाम नहीं चलता था। और फिर हमने देख लिया कि भाई कैसे अशोका का जो एम्पायर था वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या नॉर्मल था। तो हमने जान लिया कि वो नॉर्मल एम्पायर था, कोई इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो उसके सारे कारण जान लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जो पढ़ाया है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।